Assalamu alaikum. How are you all? चैप्टर 14 फिर ख़त्म करके आगे 15 में ख़त्म कर रहे हैं। ओह, तबाहियाँ मचा दी आपने तो आज। बाकी तबाहियाँ हम मचा देंगे। चैप्टर 14 के बाकी 3 स्टैंडर्ड्स 560, 570, 580। शुरू करते हैं 560 से। और अगेन यार इसको बंद कर देना। 560 शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बेस बनाऊंगा कि नॉर्मली आईकैप कहाँ से क्वेश्चंस निकालता है। 560 जो भी आप लोग कवर करके आए उसमें आपने सबसे पहले तो ये देखा होगा कि IS10 कुछ कहता है। क्या कहता है IS10? IS10 ये कहता है कि 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, एक एडजस्टिंग और दूसरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और कैसे हम दोनों को बाइफरकेट कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर तो ईयर एंड से पहले कुछ ना कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट करती हों और वो ट्रांजैक्शन ईयर एंड के बाद अगर हो रही है, इट वुड बी। और अगर ईयर एंड तक हमें इसके बारे में कुछ इल्म था ही नहीं और यकदम कुछ हो गया, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग को हमने क्या करना है? एडजस्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कि इसकी आपने एंट्री पास करनी है, इसका डेबिट इफेक्ट भी आएगा और इसका क्रेडिट इफेक्ट भी आएगा। मगर नॉन एडजस्टिंग को आपने डिस्क्लोज करना है। हमारे ईयर एंड में एक कंपेटिटर मार्केट में आया और उसने सिग्निफिकेंट प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया। ईयर एंड के बाद हमें ना चाहते हुए भी अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड करना पड़ा। मैं कहाँ क्लासिफाई करूँगा? कुछ 4-5 बच्चों ने जवाब दिए, एक आधा ने बीच में गलत बताया और बाकी सारे खामोश बैठे हुए। इसको मैं कहाँ पे क्लासिफाई करूँ? एडजस्टिंग में क्लासिफाई करूँगा। ईयर एंड के बाद मेरा डेटर अचानक से बीमार पड़ गया और अब वो बैड डेट की तरफ जा रहा है। वही कल वाली कहानी, ऑडिटिंग फेल नहीं कराएगा, अकाउंटिंग फेल कराएगी। डेटर के साथ आप लोग हमेशा प्रोविजन नामी चीज रिकॉर्ड करते हैं, एडजस्टिंग। सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, नॉन एडजस्टिंग। उसका क्या आएगा? डिस्क्लोजर। तो 560 का कोई भी सवाल आ जाए, तकरीबन सारे सवाल एक जैसे हैं। कोई भी सवाल आ जाए उसमें फ़र्क क्या होगा? अकाउंटिंग। और देखना आपने क्या है कि ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। अगर आपका फैसला यहाँ पे सही है तो अगला स्टेप आपने देखना है कि आप कौन से फेज़ में खड़े हैं। आप लोग ये फेज़ भी कवर करके आए होंगे। अगर आपको इस चीज़ का पता है, इस चीज़ का पता है, और अगर आपको आजा भाई इसका पता, तो गेम ख़त्म है। मैंने कुछ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए काम और भी किया है, अभी आपको दिखाता हूँ क्या। बट पहले ज़रा इन फेजेस होकर आते हैं। पहला फेज कब तक होता है? डेट ऑफ फाइनेंशियल से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। यानी कि इस फेज में मुझे पैसिवली काम करना है, मुझे एक्टिवली काम करना है। इस फेज में मुझे मिस स्टेटमेंट्स को ढूंढना है, तलाश करना है। मैं एक हाउंड की तरह ऑपरेट करूंगा। हाउंड किसे कहते हैं? शिकारी कुत्ते की तरह ऑपरेट करूंगा। सेकंड फेज मेरा कहां से स्टार्ट होगा?
डेट ऑफ रिपोर्ट से लेके डेट ऑफ इश्यूएंस तक। अब यहाँ पे मैं हाउंड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वॉच डॉग हूँ। वॉच डॉग ऐसा कुत्ता है जो कि चौकीदारी करता है। यस सर। सेम इज द केस विद आफ्टर डेट ऑफ इश्यूएंस। तो ये दोनों फेजेस कौन सी हैं? पैसिव फेज। और ये फेज कौन सी है मेरी? एक्टिव फेज। ICAP का कोई भी सवाल हो ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट, तकरीबन एक ही पैटर्न के ऊपर सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। हर फेज के अंदर आपने ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से कोई ना कोई प्रोसीजर्स लगाने हैं। मैंने आपके लिए आसानी ये कर दी है कि मैंने उनको इकट्ठा कर दिया। फेज 1 के ये 5 प्रोसीजर्स हैं, पढ़ें ज़रा। आपने अंडरस्टैंड करना है मैनेजमेंट के लगाए हुए प्रोसीजर्स को कि वो कैसे अपने सबसीक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनसे इंक्वायर करना है कि बताएं क्या कोई सबसीक्वेंट इवेंट आया है या नहीं आया। तो आपने तलाश करते रहना है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ते रहना है, रीड करनी है लेटेस्ट या सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैनेजमेंट से डेली आके रिक्वेस्ट करनी है कि हमें क्या दें कि इसके अलावा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि लाइबिलिटी उन पे डाल दी जाए। फेज 2 क्या था? कहां से कहां तक? साइनिंग से लेके इश्यूएंस तक। उसमें आपने ये 2 काम करने होते हैं। क्या आपकी ऑब्लिगेशन है? नहीं। और जरा पढ़े। ऑडिटर ने डिटरमिन करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं। उनसे पूछना है कि वो उसको कैसे हैंडल करना चाहते हैं, और इंक्वायर करना है कि वो कैसे उसको एडजस्ट करेंगे या उसका डिस्क्लोजर डालेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के इवेंट कौन सा होगा, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। फेज 2 के अंदर कुछ मजीद बातें भी हैं। डुअल डेटिंग वाली बात तो पढ़ाए होंगे, ठीक है, यानी कि ये फेज 2 वाली बात अब आपको समझ आती है। एक दफ़ा रीड कर लें फेज 2, पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। फेज 2 दोबारा पढ़ लें, कुछ अभी पीछे बच्चे पढ़ रहे थे। स्टेप्स में ही लिखने हैं। हो गया? अब ये पढ़ें। Done? हो गया? अब आया फेज 3। फेज 3 कब से कब तक है? इश्यूएंस से लेके सिनेरियो 1, बट अभी फेज 3 नहीं आया। सिनेरियो 1, अगर रिपोर्ट उनके पास है तो क्या करना है? फेज 2 की बात कर रहा हूँ। और अगर रिपोर्ट हमारे पास हो तो क्या होगा, ये भी देख लें। अगर तुमको नहीं दी, हमारे पास है, तुम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, और अगर उनको दे दी है तो क्या होगा, ये भी देख लें। डन? अब आए फेज 3 पे। फेज 3 की वही बातें जो कि फेज 2 की थी।
बस फ़र्क क्या है कि अब ना रिपोर्ट आपके पास है ना उनके पास है, रिपोर्ट किसके पास है, अवाम के पास। ये वही बातें हैं जो कि फेज़ 2 की बातें थी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और क्या क्या वो चीज़ें डिटरमिन करेगा। डन। क्वेश्चन जब आएगा तो आपने उसको इन स्टेप्स में तोड़ लेना। स्टेप 1, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो सबसीक्वेंट इवेंट वो कह रहा है वो किस फेज में जा रहा है, वो फेज 1 है, फेज 2 है या फेज 3 है, क्योंकि आपके प्रोसीजर्स उसके मुताबिक चेंज होते रहेंगे। अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेप 2, एज पर IAS 10 बताएं कि वो एडजस्टिंग है या, और उसकी रेलिवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। अगर एडजस्टिंग है तो उसकी क्या एंट्री बनती है, और अगर वो एडजस्टिंग नहीं है तो कैसा डिस्क्लोजर आना चाहिए। स्टेप 3, ऑर्डर्स कोर्स ऑफ एक्शन बताएं ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम। अब अगर वो करने में इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा, करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट उनके पास है तो क्या होगा, रिपोर्ट आपके पास है तो क्या होगा। इम्प्लीकेशन ऑन द। तो अगर आप सबसीक्वेंट इवेंट के किसी भी सवाल को इन 4 स्टेप्स में ले जाएंगे, जिंदगी आसान कर देंगे अपनी, क्योंकि बातें वही बार बार करेगा। हर फेज के सिमिलर स्टेप्स हैं, हर सवाल में वही स्टेप्स ने इस्तेमाल होना है। बच्चा कहाँ फंसेगा, फेज आइडेंटिफाई करने में और उसकी एज पर IAS 10 एडजस्टिंग है या। ये मैप देखा है, एक दफ़ा देख लें, पहले आप देखें फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तसल्ली से देख लें, इसके नोट्स अवेलेबल हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो नीचे मैनेजमेंट से रब्ता कीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, यू विल आस्क द मैनेजमेंट टू एडजस्ट, या ये क्यों एडजस्ट / डिस्क्लोज क्यों, क्या फ़र्क होगा, पता नहीं हमने क्या कहा। एडजस्ट फॉर एडजस्टिंग, डिस्क्लोज फॉर नॉन एडजस्टिंग। तो आपने मैनेजमेंट से कहा, अब मैनेजमेंट या मान जाएगी या नहीं मानेगी। पहले यहाँ पर आ जाए, मैनेजमेंट ने नहीं माना, इसका मतलब है कि मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल होगी, या मटेरियल है तो परवेसिव है, तो अब इधर आ जाए। मैनेजमेंट ने एग्री कर लिया कि वो चेंज कर लेगी, क्या उनके एग्री करने के ऊपर फ़ौरन से मैं साफ रिपोर्ट दे दूं? नहीं, मुझे चेक करना है कि जो एंट्री या जो एडजस्टमेंट या जो डिस्क्लोजर उन्होंने बनाया वो ठीक है या, तो या वो प्रॉपर्ली होगा या वो नॉट प्रॉपर्ली होगा। अगर तो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, इट मीन्स कि अब 2 बातें, मुझे हाईलाइट करना है, अलग से बताना ही अलग से। अगर अलग से बताना है तो एम्फसिस, और अगर अलग से नहीं बताना अनमॉडिफाइड। और अगर उन्होंने सही से रिकॉर्ड ही नहीं किया, फिर वही बात, मटेरियल या क्वालिफाइड या। यहाँ पे एक दफ़ा इसको अगर फिर से पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो देख लें, क्योंकि अब सारे सवाल यानी इसी पैटर्न पे सॉल्व होना है। जी क्या देगा, आएगा जब आपने रिपोर्ट इशू की हुई है और वो रिपोर्ट आप वापस मंगवाएंगे, उनको बताना भी तो है कि एक रिपोर्ट मार्केट में दी थी, एक ये जा रही है, हमने एक्स्ट्रा ये वाला काम किया, उसके लिए OMP इस्तेमाल होगा। ये ओके, श्योर। इतने मुरझाए हुए क्यों आप लोग, आज थक गए हैं, चाय पीनी है? नो सर। अच्छा जी, एक सवाल यहाँ पे है हमारे पास, ICAP का सवाल ऐसा सच नहीं है, ये सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चन है, एक दफ़ा रीड कीजिए, ये तकरीबन सारे मसले हल कर देगा आपके।
You have recently completed the audit of an entity called AHCPL. After receiving the final authentic copy of the financial statements from the board and finalizing the audit report of AHCPL, you watched in a local news channel. यहाँ तक सोच के बताइए कौन सा फेज लग रहा है? फेज 2 लग रहा है। आपने एक लोकल चैनल में देखा कि जो मेन बिल्डिंग है ऑफ द कंपनी, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था, उस पर आग लग गई है। Unfortunately, company had not made any arrangements regarding its insurance. कोई प्लान उनका इंश्योरेंस वाला है ही नहीं, यानी कि कुछ भी रिकवर वहाँ से नहीं होगा। You immediately decided to communicate with your client. When you informed your audit manager about the situation, he simply asked not to do anything. उसने कहा टेंशन ना लो। कैसे करना चाहिए? नहीं, उसने कहा टेंशन ना लो क्योंकि रिपोर्ट अब फाइनलाइज हो चुकी है। इग्नोरिंग द रिस्पॉन्स, वो आप जैसा कोई होगा, उसने उसका रिस्पॉन्स को इग्नोर मारते हुए डिसाइड किया कि वो आइजा 560 के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगा। क्वेश्चन 1, what exactly is your responsibility regarding this subsequent event? What exactly is your responsibility? Active है या passive है? Passive है। और phase 2 है, तो इसमें आपने क्या लिखना है? इसमें आपने ये लिखना, what actually is your responsibility। सबसे पहले आप क्या बताएंगे? हमारे कोई ऑब्लिगेशन, और अगर बाद में कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? डिटरमिन करेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स को अमेंडमेंट की ज़रूरत है या डिस्कस करेंगे उस इशू को विद मैनेजमेंट और देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि इस इशू को कैसे ट्रीट किया जाए। इन अदर वर्ड्स, कहना ये चाह रहा है कि आपने एकदम से जज्बाती मोड में नहीं आ जाना। अच्छा जी, वापस आते हैं सवाल पर। What are the actions that you are planning to take? कौन से एक्शंस आप लेंगे? कौन से एक्शंस आप लेंगे? बताएं। चलें, जवाब देख लेते हैं। As the audit report has been finalized, we don't have an active responsibility to consider and look for the subsequent events. But if after the date of report and before issuance of financial statements हमें पता चल गया कि एक इशू है, तो अगेन डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, डिटरमिन करेंगे कि क्या अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं, और इंक्वायर करेंगे कि वो कैसे उसको डील करना चाहते हैं। ये पार्ट एक आंसर मिल गया आपको। As the given event is a non-adjusting event, कैसे नॉन एडजस्टिंग है? साबित करें। बिल्डिंग के जलने की कोई कंडीशन एग्जिस्ट? So as the given event is a non-adjusting event as per requirements of IAS 10, we shall be asking the management to add a disclosure in the financial statement. यहाँ तक क्लियर है? If management makes the required disclosure, अब वो जो भी आपको मैप दिखाया था ना, उसी मैप को अंग्रेजी में ले आए हैं। अगर मैनेजमेंट वो बना देती है डिस्क्लोजर, तो वी शैल बी कैरिंग आउट रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई द इफेक्ट ऑफ इवेंट, कि क्या उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया या। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक स्टार लगा रहा हूँ खुद ही से, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। एक्सटेंडिंग आवर रिव्यूज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट टू द डेट ऑफ न्यू रिपोर्ट, और अगर मैनेजमेंट डज नॉट मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस, तो फिर देखा जाएगा कि रिपोर्ट कहाँ पे है, आपके पास है या उनके पास है। अगर तो रिपोर्ट आपके पास है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, आप सिंपली क्या कर देंगे उसको। और अगर रिपोर्ट उनको दे दी हुई है तो उनसे पहले वापस डिमांड करें। दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो उनको मना करना है कि आपने ये रिपोर्ट इस अमेंडमेंट के बिना मार्केट में इशू, अदरवाइज हम क्या ले सकते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस आप पे चार्ज कर सकते हैं। ये पढ़ा।
अब बिल्डिंग की जो वैल्यू थी ना उसने कोई फिगर बताई है ना कोई अमाउंट बताई है, तो उसको मटेरियल भी और दोनों आपको बताना पड़ेगा। तो 560 का जो भी क्वेश्चन हो उसमें इम्प्लीकेशन तो 705 की है, मगर सिरा कहाँ से पिक करना है? 560 के कहाँ से? पहले फेज देखना है कि आप फेज 1 में या 2 में, या उसके मुताबिक आपके दिमाग में फ़ौरन से उसके रेलेवेंट प्रोसीजर आ जाने चाहिए। आगे अगला फैसला ये करना है कि वो इवेंट एडजस्टिंग है या, इसको एक दफ़ा जल्दी से रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। ये किताब में भी है, अगर आप किताब देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी एग्जाम्पल। जल्दी कहना, रीड कर लें। हो गया? अब आए सवाल नंबर चलता हूँ। हाँ जी, मैं इसके साथ आऊँगा, मुझे याद है। चले पहले वो पॉइंट कर लेते हैं, अभी आपका ध्यान वहाँ लगा रहेगा। यहाँ लिखा हुआ था कैरिंग आउट रेलिवेंट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई द इफेक्ट ऑफ द इवेंट। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रोसीजर्स देखे हैं वो थे ऑडिटर क्या करेगा, बट इस सवाल में हो क्या रहा है? एक बिल्डिंग पे आग लग रही और वो डिस्ट्रॉय हो गई है, क्या बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी? तो स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा? 36 या 16? 36। तो आपने एक एडिशनल काम ये करना है कि अब आपको उस बिल्डिंग की वैल्यूएशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो IAS 36 की बातें लिखनी पड़ेंगी, इम्पेयरमेंट की बातें फिर आपको इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ये सवालों में आपको बात मजीद समझ आएगी। सवाल रीड करके बताएं फेस कौन सा? स्प्रिंग 17, क्वेश्चन नंबर 2B, एक्सप्रेस लिमिटेड। साफ है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ, यानी कि फेस कौन सा है? 3। हुआ क्या? अ मेजर डेटर वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट बाय द कोर्ट, नो रिकवरी हैज बीन मेड सो फार, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। कौन सा? अब इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड स्टेट द, ये जो कह रहा है ना इवेल्युएट करें, इसमें वही बातें बताएंगे कि फेस कौन सा, ये एडजस्टिंग है या नहीं है, इसके रेलेवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। बात समझ आ रही? और आगे क्या कह रहा है? स्टेट द प्रोसीजर्स, ये कौन से होंगे? जो भी आपको दिखाए हैं फेस 3 के, ये कि कोई आपकी ऑब्लिगेशन, और ये 3 बातें। अगर मैनेजमेंट कहे कि उसने फाइनेंशियल्स को अमेंड करना तो फिर आप मज़ीद काम करेंगे और उनके किए हुए काम को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपना काम, एक नई रिपोर्ट देंगे और उस नई रिपोर्ट में एक पैरा ऐड हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। कौन सा? एम्फसिस तो होगा ही होगा, अदर मैटर भी आएगा। एम्फसिस क्यों आएगा? अकाउंटिंग को बताने के लिए। और OMB क्यों आएगा? ये बताने के लिए कि एक रिपोर्ट पहले भी मार्केट में गई हुई है, अब वो हमने कैंसिल कर दिया और उसकी जगह पे नई रिपोर्ट हम लोगों ने इश्यू की है। अच्छा जी, ये सवाल देखें। ऑटम 2020, स्प्रूस लिमिटेड। इन दोनों में एक मसला है, तभी साथ साथ रखे हुए हैं। क्वेश्चन 4 ऑटम 2020 का पार्ट 1।
हाँ जी, ये वाला एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? एडजस्टिंग वाला कौन कौन है? एडजस्टिंग वाला कोई अगर है तो हाथ खड़ा कर सकता है। दोबारा से पढ़ा सवाल। डेटर क्यों बैंकरप्ट हो रहा है? रीज़न क्या है? क्योंकि उसके एसेट्स तबाह हो गए हैं ना। अगर हम उसकी नज़र से देखें तो इवेंट क्या है? नॉन एडजस्टिंग। तो उसको तो नहीं पता था कि उसने एकदम से बैंकरप्ट हो जाना है। ये रीज़न ये ऑलरेडी शुरू से ही एग्जिस्ट करती कि वो हमारे पैसे लेके भाग जाएगा, मगर उसके एसेट्स का जलना, उसकी वजह से बैंकरप्ट होना, इसकी कोई कंडीशन कभी भी मौजूद नहीं हो पाती। तो सेम क्वेश्चन है, बस ये करेंगे एडजस्टिंग के साथ और ये करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि एंट्री रिकॉर्ड करनी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्क्लोजर आना चाहिए। दोनों सवालों में सेम बातें हैं, ग़ालिबन मार्क्स भी शायद सेम ही है। 8 का वो, 8 का ये था। तो यहाँ पे आपने बस डिफरेंस देखना था कि एक जगह पे उसको एडजस्टिंग बना रहा और एक जगह पे उसको नॉन एडजस्टिंग बना देता। चले ये क्वेश्चन ज़रा सोचें तसल्ली के साथ, सुकून के साथ। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको देखें और बताएं क्या करेंगे आप लोग। लार्ज लिमिटेड, ये इसी का पार्ट 2 है। कह रहा है एनआरबी ज़्यादा है। दिमाग में इसका आंसर बनाएं, सोचें। एडजस्टिंग है, फेज़ कौन सा है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन से लगेंगे प्रोसीजर्स, दिमाग में बस इसका एक खाका सा बनाएं। फिर आपसे पूछता हूँ। बन गया? क्या हो रहा है सवाल में? उन्होंने एनआरबी निकाली है मगर एनआरबी कॉस्ट से ज़्यादा हो गई है, जो कि IS2 की खिलाफ वर्जी है। इसका मतलब है कि उन्होंने एनआरबी से इसे कैलकुलेट नहीं की। सिंस एनआरबी वाज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो उन्होंने किया तो नोल ऑफ कॉस्ट ही है, मगर किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है। However, after the reporting period, companies facing difficulties in selling the, वो तो होनी है क्योंकि ऊपर की वर्किंग कैपिटल क्या है? ख़राब है। तो ये एडजस्टिंग है या नॉन फेज़? पहला फेज़ है। तो बताएं कि अब आप लोग बीइंग एन ऑडिटर क्या क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो आपने बताना है कि फेज़ कौन सा है।
फिर आपने बता दिया कि ये मसला एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। फिर आपने बता दिया कि फ़ेज़ 1 में मेरे टिपिकल ऑडिट प्रोसीजर्स ये होंगे। फिर आपने ये बताना है कि ये जो वर्किंग उन्होंने एनआरवी के ऊपर की है, ये मुझे बैठ के अब इनको इसको रिवाइज करवाना पड़ेगा। एक एक्सपर्ट अपॉइंट होगा, ये एक्सपर्ट आके इसको कैलकुलेट करेगा और उनको बताएगा कि आपकी जो अमाउंट है वो क्या है, गलत है। अभी ये कॉस्ट पे आ रही है जो कि बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, मिस स्टेटमेंट। अब अगली कहानी 705 की है कि उन्होंने अमेंड किया या नहीं किया। अमेंड किया तो अमेंड ठीक किया या नहीं किया। अमेंड नहीं किया तो मटीरियल और परवेसिव। अमेंड किया है और ठीक से नहीं किया तो मटीरियल और परवेसिव। अमेंड किया है और ठीक किया है, हाईलाइट करना है या नहीं करना, करना है तो एम्फोसिस, नहीं करना है तो वो मैप बड़ा क्लियर है। वो मैप अगर आता है तो ज़िंदगी बहुत आसान है, तभी आपको मैंने शुरू में दिखाया था। देखिए सबसे पहले आपने क्या बता दिया, फेस। सवाल था इसका, सबसे पहले आपने क्या बता दिया, फेस। कौन सा फेस है, फेस 1। सेकंड पैरा में आपने कहानी शुरू करनी है कि ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। एज पर IAS 10 एडजस्टिंग इवेंट है, यानी कि इसको डिस्क्लोज होना चाहिए, सॉरी यानी कि इसको एडजस्ट होना चाहिए। उसके बाद तीसरा आपने ये बताना है कि उन्होंने किया क्या है, NRV और कॉस्ट को गड़बड़ कर दी है। NRV के ऊपर अब क्या होगा, क्या करेंगे, गड़बड़ क्या हुई है। उन्होंने NRV जो रिकॉर्ड की है ना वो ज़्यादा कर दी है रिकॉर्ड, हालांकि क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। NRV कभी भी ज़्यादा नहीं होती। मेरे पास फ्यूल पड़ा हुआ है, फ्यूल 100 रुपये लीटर के हिसाब से मैंने स्टोर किया हुआ है, मार्केट में प्राइस बढ़ के 150 रुपये पर चली गई, तो मेरे पास कितने की रहेगी हमेशा। NRV इज ऑलवेज लो देन कॉस्ट। तो फिर NRV की वर्किंग ही क्यों की जा रही है, कुछ मसला होगा तो होगा ना। NRV सुन ले यार, NRV IAS 2 ये कहता है कि NRV की वर्किंग ही तब की जाएगी जब आपकी जो इन्वेंट्री है वो डेट्यूरेट हो रही हो, वो ख़राब हो रही हो। ये मेरा फिक्स एसेट तो है नहीं कि मैं इसको बार बार रीवैल्यू करवाता रहूँगा। बात समझ आ रही है। तो कोई मसला होगा जिसकी वजह से इन्होंने करनी चाहिए मगर कर गलत बैठे हैं। इसका फॉर्मूला होता है NRV का, माइनस उनसे वो फॉर्मूला सही लगा नहीं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, और कॉस्ट क्या हो गई है, कम। मगर रिकॉर्ड किस पे हो गई, कॉस्ट पे। उनके मुताबिक कॉस्ट कम आई तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, कम आनी क्या चाहिए थी, NRV। इसका मतलब है कि अभी जो मेरे पास इन्वेंट्री है वो बढ़ी हुई है, तो उसको वापस करने के लिए मुझे एक्सपर्ट बुला के इस NRV की वर्किंग को चेक कराना पड़ेगा। फिर जो टिपिकल प्रोसीजर्स हैं ऑडिट के वो लगेंगे, और एंड के ऊपर आपने क्या बता देना है, वो 705 के साथ वाला मैप के उन्होंने जो असेसमेंट बनाई है वो ठीक है या नहीं। जी कौन, NRV की वर्किंग जो इन्वेंट्री कितनी डेट्यूरेट हो रही है ये कौन आइडेंटिफाई करेगा। वर्किंग हमें आती है, जिस तरह रीवैल्यूएशन रीवैल्यूअर आके करता है वो हम नहीं करते, उसकी अकाउंटिंग को हम चेक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, पहले ज़रा कोला वाला सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा, छोटा है, कोला लिमिटेड। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। दिस विल टेस्ट कि आप की जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक बनी है वो ठीक है या नहीं है। ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सवाल पढ़ लिए।
सोचें क्या होगा इसके साथ। पहले ख़ुद इसकी कमांड बनाएं, फेज़ बताएं, इवेंट देखें, एडजस्टमेंट पे गौर करें और मुझे बताएं क्या होगा इसका। चलें फेज़ तो 1 ही है, आगे बताएं ना। यही तो फैसला करवाना है अभी आपसे कि एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। देखते हैं अभी देखते हैं। पढ़ लिए? हाँ जी, फेज कौन सा है? इवेंट कौन सा? चलें ज़रा इस बहस से बाहर आते हैं। एडजस्टिंग में क्या करना होता है? एंट्री पास करनी है, और नॉन में सिर्फ क्या करना है? डिस्क्लोज कर दो। एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करने जा रही है, बट अभी जो एग्रीमेंट है वो काफ़ी इनिशियल फेज में खड़ा हुआ, ऐसे में अगर हम फाइनेंशियल्स के अंदर ये शो कर दें कि हमने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है और उसके मुताबिक एंट्री पास कर लें, तो क्या ये यूज़र को मिसलीड नहीं करेगी? तो इवन दो कंडीशंस मौजूद हैं, मगर यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, और लीगली भी अभी हमने उसको एक्वायर नहीं किया, इट वुड बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। डिस्क्लोजर में बस बता देंगे कि हम उसको एक्वायर करने लगे हैं या जा रहे हैं। चलो ये बता दें। क्या जी, हेक्सॉ लिमिटेड प्रोड्यूसर है ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी आइटम्स। फाइनेंशियल्स अप्रूव कब हो रही है? 7 सितंबर। हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून। बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट पे साइन नहीं हुए, तो फेज कौन सा बन रहा है? रिपोर्ट पे साइन होने से पहले होता है फेज 1 एंड, या साइन होने के बाद फेज 1 एंड होता है? देख लेते हैं, वापस चलते हैं उसी मैप पे। देखें ईयर एंड ये है, फाइनेंशियल अप्रूव 28 को हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट पे जो डेट डल रही है वो 29 है। आप सोचें, डेट ऑफ फाइनेंशियल से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, यानी कि जिस डेट पे साइन हो रहे हैं वो डेट क्या है? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वहां तक फेज 1 है। यानी कि 30 सितंबर से लेके 25 तक क्या होगा? फेज 2, और 25 ऑनवर्ड्स क्या होगा? अब वापस आते हैं। अब मुझे फैसला करके बताएं, 1 है या 2 है? 1। बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट इट वॉज रिवील्ड दैट द रिटेलर्स आर रिटर्निंग द इन्वेंट्री। जब पूछा गया तो पता चला कि वो सही से प्रोसेस्ड नहीं हुए, उनका टेस्ट क्या है? बैड टेस्ट है। अच्छा, कंपनी ने तो बना के किसको दिए होंगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन्होंने आगे दिए होंगे। होलसेलर्स को, उन्होंने आगे दिए होंगे रिटेलर्स को। रिटेलर ने वापस किया, वो वापस करेगा कंपनी को। यानी कि ये कंडीशंस अब आनी शुरू हो चुकी होंगी। एडजस्ट करूं या डिस्क्लोज करूं? मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एडजस्ट करनी होगी सेल रिटर्न, और जो सामान वापस आ रहा है वो क्या उसी हालत में होगा?
तो उस सामान की भी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो रिटर्न भी हो रही है, ऑडिटर को रिटर्न का भी ख्याल रखना है और ऑडिटर को इन्वेंट्री भी देखना है। फिर आपके ख्याल में कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में भी इम्पैक्ट आएगा। एक और चीज़ है, जिस रॉ मटेरियल से ये चीज़ें बनी हैं उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, शायद हमें उसकी भी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV चेक करनी पड़े। तो इसका मतलब है कि आपने जो बातें स्टैंडर्ड वाली हैं वो तो लिखनी ही लिखनी है, मगर अकाउंटिंग की बातें इन्वेंट्री वाली और सेल रिटर्न के जो प्रोसीजर्स हैं, जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं, आपको वो भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ऑडिटर जो है वो इन सारी बातों का ख्याल रखेगा। ICAP बड़ा चालाक है, वो सब्सटैंटिव ना आपको ऐसे भी टेस्ट करवा सकता है। यानी कि एक सवाल दिया रिपोर्ट का, बीच में बता दिया कि जनाब इम्पेयरमेंट हुई है, अब आपको इम्पेयरमेंट के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेंट्री के बनेंगे, यहाँ पे सेल रिटर्न के बनेंगे, नीचे किसी के बनेंगे नहीं, यहाँ पे किसी के नहीं बन रहे। ये देखें मेगा मोटर्स, बल्कि काम करें, दिस शुड बी योर होमवर्क, इसको अब आपने लिखना है मगर घर पे, दिस शुड बी डन इन राइटिंग। अगेन इसमें जो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है वो IAS 37 है, याद है वो कौन सा होता है? ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 6, ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों क्वेश्चन आपने, यानी कि क्वेश्चन एक है पार्ट 2, 10 नंबर का सवाल। आगे चलते हैं, 580 पे आते हैं। रिटन रिप्रेजेंटेशन आसान है मुश्किल है? इसमें ICAP बार बार एक ही सवाल पूछता है, डाउट या प्रोवाइड नहीं, मोस्टली यही पूछता है। जरा एक दफ़ा पढ़ लें, एक दफ़ा आपके माइंड में फ्रेश हो जाएगा तो फिर शुरू करते हैं। तो मैंने वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें लिखने वाली वो भी साथ ले आया हूँ ताकि आपको मसला ना हो कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने में। मैंने शेयर डेली बेस पे हो रही है, अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, उसमें ये सब कुछ शेयर हो रहा है। इसको एक दफ़ा रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। डाउट होगा तो क्या होगा, और अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे तो क्या होगा। ICAP के मेजॉरिटी, यू कैन से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस एरिया। अगर डाउट है तो उनकी इंटेग्रिटी, उसके ऊपर डाउट करेंगे। इनकंसिस्टेंट है तो हमें मजीद काम करना पड़ेगा उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। और अगर मैटर स्टिल क्या रह गया है तो हमें रिकंसिडर करनी पड़ेगी उसकी असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी। और अगर प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो ये 3-4 बातें, इसको अगर आप लोग क्रैम कर लेंगे तो क्या ही बात है। पता है ये दो चीज़ें अगर आपने क्रैम की हों और 560 में से वो हर फेज के जो टिपिकल प्रोसीजर्स हैं वो क्रैम किए हों और आपको वो मैप क्लियर हो तो सवाल कहीं नहीं गया, सवाल कुछ भी नहीं है। फिर मसला ये है कि आप लोगों की नीयत नहीं है इस वक्त चीज़ों को क्रैम करने की, हालांकि पेपर फिर आप अपने टफ कर लेंगे। हो गया, आगे चलो क्वेश्चन देखें। स्प्रिंग जी स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 8B। अफजल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, रिक्वायरमेंट है, डिस्कस करना है कि कहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगी, कहाँ पे नहीं चाहिए होगी। आई होप कि आप आते हुए वो लिस्ट भी पढ़ के आए हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स ने उसको डिमांड की है, कहाँ पे वो जेनेरिक मांगता है और कहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। पढ़ी है ना? चलें उसके बेस पर ज़रा सॉल्व करें।
जी पॉइंट 1 क्या है? रिलेटेड पार्टीज के केस में हमें हमेशा उनसे क्या डिमांड करनी है? पॉइंट 2 में क्या है? एक्विजिशन है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी कहाँ पे आ रही होगी? डिस्क्लोजर्स में आ रही होगी, तो इस पे अलग से डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। और पॉइंट 3 ATML has owned 6 buildings out of which 4 have been evaluated. ये तो IS 16 के खिलाफ वर्जी नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये मिस स्टेटमेंट है। ये डील कहाँ पे होगी? 705 के अंदर जाके। तो इस पे तो वैसे भी नहीं चाहिए। इस पे क्या आ रहा होगा? डिस्क्लोजर, और उसके ऊपर आपने शायद एम्फसिस भी दे दिया हो, और इसके ऊपर मुझे लाजमी चाहिए क्या? जी जी, मुझे किताब दिखाएं, मैं बता देता हूँ। बुक दिखाइएगा, ये देखो, लिख लें कौन से स्टैंडर्ड से आपको लाजमी आपने उसको रिप्रेजेंटेशन देनी है। लिखें, पेज नंबर नहीं है, जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लें। कहाँ चला गया? लिखिए 550 यानी कि रिलेटेड पार्टीज, लिखते जाएं साथ साथ। 550 रिलेटेड पार्टी, ये वो लिस्ट है जिसके ऊपर आपको लाजमी चाहिए उनसे रिप्रेजेंटेशन। 550, 560 सबसीक्वेंट इवेंट्स, 240 फ्रॉड, याद नोट हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं, उसके ऊपर आपको अलग से चाहिए होती है, लिख लें मैनेजमेंट हैज़ फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस यूज़ की हैं, जो उन्होंने एस्टिमेट्स यूज़ किए हैं, उसके ऊपर भी आप उनसे लिखवा रहे होते हैं ताकि वो कल को चेंज ना कर दिए, मुकर ना जाए। ये भी लिख लें, सिग्निफिकेंट अजम्पशंस और एस्टिमेट्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिख लिया यहाँ तक? फिर आप याद करें 705 में हम लोगों ने लास्ट एक बात की थी कि अगर इमटेरियल हो और इंडिविजुअल हो और वो बेंचमार्क क्रॉस ना कर रही हो तब तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बट एग्रीगेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इस पे भी आप उनसे लिखवाते हैं। लिखें, मैं बोलता हूँ, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटेरियल बोथ इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट। इफेक्ट ऑफ uncorrected misstatements, effect of uncorrected misstatements are immaterial both individually and in aggregate. फिर लास्ट पॉइंट लिख लें, नॉन कंप्लायंसेस विद लॉज। अगर उन्होंने किसी लॉ की खिलाफ वर्जी की है तो वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, और उस लिस्ट के अलावा कोई और खिलाफ वर्जी काउंट नहीं होगी। मैं दोबारा से बोलता हूँ, सारी एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लें। नंबर 1, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर ली हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है भला?
वो जो शुरू में आप लोगों ने तय करवाई थी। उसके बाद देखें जो उन्होंने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अजम्पशंस वो सारे यूज़ किए हैं, उसके ऊपर आप उनसे लेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उसके रिलेशनशिप्स, वो सारा 550 काउंट हो जाएगा। सबसीक्वेंट इवेंट्स के ऊपर पालेंगे उनसे। अनकोरेक्टेड स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल एग्रीगेट है नहीं है, इंडिविजुअली और एग्रीगेट, वो सारी बात। फिर 240 का कंप्लीट स्टैंडर्ड, 240 में जितनी बातें हैं सब पे हम उनसे क्या लेंगे, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नॉन कंप्लायंसेस, उसके बाद नॉन कंप्लायंसेस, तो ये लाजमी उनसे लिखवा लेना है जी। गोइंग कंसर्न का पैरा आ रहा होता है MURCG, और अगर पैरा नहीं आ रहा इट मीन्स का सब ओके। उन्होंने असेसमेंट बना के, जो असेसमेंट बना के दी है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है जी। ये किसके थे, ये हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये देखिएगा इसके बारे में क्या ख्याल है आपको, स्प्रिंग 19(1)B देख के बताएं। Tariq Limited is in dispute with one of its suppliers over a claim of 10 million. मसला क्या है, क्वालिटी इश्यूज थे with the product. The management has informed you that negotiations with HPL have concluded and HPL has agreed to pay rupees 7 million, whereas the rest of the amount would be written off. Company के मैनेजमेंट has provided a written representation to the auditor with respect to said receivables. 7 का तो उसने रिसीवेबल दे दिए जो उस पर WR दे दिए। However, they want to preclude the auditor from sending a confirmation to HPL. वो कहना ये चाह रहे हैं कि चूंकि हमने आपको लिख के दे दिया तो आपको उनको खत भेज के बैलेंस कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सिर्फ उनका एविडेंस को मैं एक बड़ा क्या सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन को मैं एक बड़ा एविडेंस काउंट करूंगा? मुझे उनसे अलग से करवाना पड़ेगा। तो इस पर लिख लें कि ये क्वेश्चन 505 प्लस 505 प्लस 580 के साथ मिल के आंसर होगा। चैप्टर 9 एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्लस रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये कंबाइंड। वो आपको रोक रहा है ना, वो जब आप एक्सप्लेन करेंगे 580 को वहां पे पॉइंट निकालेंगे, जब जोड़ेंगे 705 के साथ तो वो तो पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप 505 पर देखेंगे ना खोल के, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको मैनेजमेंट रोक रही है तो उसकी रीज़न पूछें। अगर वो रीज़न नहीं देती इट मीन्स कि आपको कहाँ पे लैंड करवाएगा 705 के स्कोप लिमिटेशन में, तो वो आंसर फिर भी वहीं से होगा। मगर लिंक करने के लिए 2 स्टैंडर्ड्स आपस में जोड़ना है। अच्छा जी, सर जी अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होता तो क्या मुझे उनसे लिखवा लेना चाहिए? उनसे लिखवा लेना चाहिए। मैंने ड्राफ्ट देखे हैं और वर्किंग पेपर्स में मुझे ये सारी बातें आई हैं। पहली बात हम लोगों ने देख ली, स्टॉक काउंट, सर्टेन आइटम्स वर फिजिकली प्रेजेंट बट वर नॉट अपीयरिंग इन स्टॉक शीट। मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड यू दैट दीज आइटम्स वर सोल्ड बट वर नॉट डिस्पैच्ड अपॉन कस्टमर्स। बेच दिए हैं मगर कहाँ रखे हुए हैं? अपने पास रखे हुए हैं। रिस्क है कि नहीं है? तो जहाँ पे रिस्क आ जाए वहाँ पे उनसे लिखवा लें। जहाँ पे आपको कोई और एविडेंस नहीं मिल रहा तो आपके पास सबसे बड़ा एविडेंस कौन सा होता है? तीसरा पॉइंट देखें जी, वो तो प्रोसीजर है ना।
तो फिर भी लिखवाना पड़ेगा। अगर वो आरपी निकला है, फिर अगर वो इनका साथ ही निकला है, लिखवाना तो मुझे फिर भी कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट से देखिएगा, मुझे बताएं क्या इस पर लेने की जरूरत है या नहीं। TL has a policy for making full provisions against receivables when they become overdue for 360 days or more. However, 3 customers were not fully provided. ये fully provided क्या होता है? 100% provision. In accordance with the policy, the management contended that they are rigorously following up these parties and are confident to recover the outstanding balance very. वो कहते हैं कि हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, हम दिन रात उनका पीछा करते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। तो लिख दो, हमें लिख दो, हम अपनी क्या कर लेंगे, तसल्ली कर लेंगे। There was only one litigation pending against the company which has appropriately been disclosed in the. तो अगर एक चीज़ डिस्क्लोज हो गई है, उसके ऊपर मुझे उनसे अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं। क्या? तो अगर एक चीज़ डिस्क्लोज कर दी है तो उसको अलावा वही चीज़ दोबारा से लेने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 15 खोलें ज़रा, चैप्टर 15 खोलें। मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें लिखवा दूँ, वहाँ से मुझे किताब दीजिएगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें नोट कर लें जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये चैप्टर आएगा अपने एक आखिर ठंड मचाई होती है यहाँ पे। कभी भी कोई भी सवाल अगर आ जाए तो आप लोगों ने कम से कम क्या प्रिपेयर करके जाना है, या कम से कम क्या वो टेस्ट कर सकता है ज़्यादा। 15 में आगे फर्स्ट पेज पे आए ज़रा, यहाँ पे लिखा होगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसको हाईलाइट कर लें। चैप्टर 15 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, हो गया। उसके बाद जो प्रैक्टिशनर रिपोर्ट है उसके कंटेंट्स, प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के कंटेंट्स जी सारे और आधे करने तैयार। अच्छा, डिफरेंस पता है ना पहले 14 चैप्टर्स में और इस चैप्टर में क्या क्या डिफरेंस है? फिश मार्केट बना देते हैं आप लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आई। पहला डिफरेंस, ये ऑडिट नहीं, ये क्या है? रिव्यू है। वहाँ पे वर्ड ऑडिटर आता है, यहाँ पे वर्ड प्रैक्टिशनर आता है। वहाँ पे एश्योरेंस कौन सी है? यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे हम वर्ड ओपिनियन यूज़ करते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन यूज़ करते हैं। एक काम करें, अच्छा यहाँ पे कैम आता है? नहीं, यहाँ पे कैम नहीं आता। जो इसकी रिपोर्ट है ना, जो कंटेंट्स हैं वो एक दफ़ा तैयार करना है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखनी है। उसके बाद इसकी एक हेडिंग बनी होगी मॉडिफाइड कंक्लूजन्स। ज़रा आए वहाँ पे। पहला क्या बता रहा है? मिसस्टेटमेंट है तो क्या करनी है, और दूसरा क्या बता रहा है? स्कोप लिमिटेशन। एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, देयर इज़ अ चांस कि वो आपसे इसका फ़र्क निकलवा लें, बस। इसके अलावा कुछ और नहीं, कुछ और ख़ास नहीं, बहुत कुछ बच गया। अगेन चैप्टर अगर 14 अच्छे से तैयार किया हो तो 15 तो बाएं हाथ से कवर हो जाएगा। अच्छा जी, किधर? ओके, वो हौसला हौसला, वही 570 पड़ा हुआ। अच्छा जी, गोइंग कंसर्न के बारे में ज़रा बात सुन लें। सब कुछ ईजी है, पेपर भी बहुत ईजी है, उसके बाद फेल होना तो वैसे ईजी है। किस्मत की बात नहीं है, तैयारी की बात होती है। हो गया, चले अब आगे चलते। वो भी नहीं सकता। चैप्टर 14 में 570 गोइंग कंसर्न क्या कहता है? अगेन उसका एक मैप है,
वो मैप देखा होगा, क्या है वो मैप? सबसे पहले कहानी शुरू होती है एक डाउट से। डाउट किस चीज़ पे होगा? कि वेंटिटी गोइंग कंसर्न है या? वेरीफाई करने के लिए किसके पास जाएंगे? उनसे क्या कहेंगे हमें क्या बना के दो? असेसमेंट बना के नहीं देते तो क्या होगा? असेसमेंट बना के नहीं दे रहे, स्कोप लिमिटेशन, मटीरियल होगी या परवेसिव? नॉर्मली परवेसिव होती है। बना के दे दिया तो क्या आंख बंद करके यकीन कर लूँ? नहीं, वेरीफाई करूँ कि ये ठीक बनी है या नहीं बनी। तो प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है? प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है और मुझे अलग से देखना है कि इसमें कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं, तो इसका पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। और अगर असेसमेंट प्रॉपर है और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो खाली 700 की साफ रिपोर्ट दे देंगे। उन्होंने बना के नहीं दी असेसमेंट, वो समझ आ गया। असेसमेंट बना के दी मगर वो ख़राब बनी है, ये मिसस्टेटमेंट होगी या मटेरियल या। इसमें ना एक टेबल बना होगा, ज़रा एक दफ़ा बस वो टेबल देख लें। अगर आपको वो टेबल तैयार है तो उसके मैक्सिमम सवाल वहाँ से हम हैंडल कर सकते हैं। ये वाला इसका टेबल आपको आना चाहिए, क्योंकि देखें इसमें बातें वही हैं। जो 705 वाले सवाल है ना, उसको हम इसके एंगल से भी आंसर कर सकते हैं विद एन अजम्पशन के गोइंग कंसर्न डाउट पे। और जब तक आपको ICAP एग्जाम में ना कह दे, सवाल के अंदर ना लिखा हो कि गोइंग कंसर्न पे मसला, या आपको ज़्यादा हिंट्स ना दिए हों, आपने कभी भी इतना एक्सट्रीम फैसला नहीं करना। अदरवाइज वो आपको नीचे रिक्वायरमेंट के अंदर बता देता है कभी कभी ब्रैकेट्स के अंदर कि गोइंग कंसर्न है या गोइंग कंसर्न नहीं है। तो गोइंग कंसर्न के साथ ICAP किसको टेस्ट करता है? 705 को। और दोनों के साथ किस चीज़ को टेस्ट कर सकता है? सब्सटेंटिव को। अगेन 705 के साथ भी वो क्या टेस्ट करेगा? 560। मेरी बात समझ आ रही है? 705 के साथ 560 भी टेस्ट कर सकता है, 570 भी टेस्ट कर सकता है। और किसी को भी टेस्ट ना करे, पार्ट ए बना दे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, और पार्ट बी में क्या दे दे? सब्सटेंटिव पूछ लें, कर लेंगे, पक्की बात है। अल्लाह हाफ़िज़।